नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हम हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम की शख्सियत है मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, जिनके पास जिम्मेदारी है उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की। तो आज हम उनसे जानेंगे उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ बातें और चर्चा करेंगे कि वे किस तरह किसानों की आय दुगनी करने में अग्रसर है। तो नमस्कार भारत सिंह जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके इस कार्यक्रम की शुरुआत में प्रश्न पूछना चाहूँगी आपके राजनीतिक सफ़र से। तो जो आपका राजनीति का सफ़र शुरू हुआ है 1993 से और आज आप यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो बहुत ही संघर्ष में आपका ये सफ़र रहा है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। जहाँ हम निवास करते हैं वो पूरा ग्रामीण अंचल है और 93 के पूर्व से ही 88 में मसाल पद यात्रा से मेरा पार्टी के प्रति जुड़ाव हुआ। मसाल पद यात्रा का प्रदेश के अंदर शिवराज जी के नेतृत्व में मसाल पद यात्रा प्रारंभ हुई। पद यात्रा ग्वालियर में जो प्रारंभ हुई थी ग्रामीण अंचल में, वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में हुई थी। तो चूँकि उस मसाल पद यात्रा के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के निरंतर संपर्क में कार्यकर्ता के रूप में जुड़े और 93 में मुझे पार्टी ने युवा मोर्चा का मुरार ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद निरंतर विभिन्न पदों पे मोर्चे के जिले स्तर के पद पे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, पार्टी का उपाध्यक्ष भी रहा जिले का। और उसके पहले मैं जिला पंचायत का सदस्य भी निर्वाचित हुआ। जिले के अध्यक्ष रहते हुए 2013 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विधायक के रूप में चुनाव मैदान में उतारा, टिकट दिया मुझे। विधायक का इलेक्शन पहला मैं 2013 में लड़ा, सफल रहा। उसके बाद में पार्टी का अध्यक्ष की निरंतरता बनी रही और करीबन 6 वर्ष पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष रहा। 2018 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी, वहाँ से मैं निर्वाचित हुआ और आज मुझे मंत्री के रूप में काम करने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मेरे पास प्रमुख रूप से जो जिम्मेदारी दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग मेरे पास है उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, जिसमें मैं स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम कर रहा हूँ। नर्मदा घाटी भी मेरे पास है और मैं उसमें राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। सर, जैसा आपने कहा कि आपने 1988 से राजनीतिक सफ़र अपना शुरू किया और आपको जो पहला टिकट मिला 2013 में, तो ये एक लंबा सफ़र रहा, 20 साल का सफ़र रहा। तो इस बीच क्या आपको कभी ऐसा लगा या आपका कहीं मनोबल टूटा हो कि नहीं, मुझे अभी तक कोई ऐसा पद नहीं मिला, मुझे टिकट नहीं मिला, तो आपने सोचा हो कि मैंने कहीं गलत तो नहीं चुन लिया ये राजनीति की तरफ जाना? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही गर्व की बात है और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। और मेरे जैसा कार्यकर्ता इसलिए डबल भाग्यशाली है कि जिला अध्यक्ष जब मैं था तो नरेंद्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे और माननीय शिवराज जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इनके नेतृत्व में मैंने युवा मोर्चा में जो जुड़कर काम किया मसाल पद यात्रा से। आज वो समय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के टीम में मुझे राज्य मंत्री के रूप में काम करने का उन्होंने अवसर दिया और उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं जी। और काम करने में बड़ा अपनापन महसूस होता है उनके साथ काम करने में। जी जी। और जो मेरे पास विभाग है, संयोग से केंद्र में तोमर साहब के पास भी कृषि विभाग है, तो मुझे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्र से संबंधित मेरे विभाग से जो भी संबंधित योजना है उसमें भी काम करने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो सर, जैसे आपके पास उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, तो इसके तहत कई योजनाएं चलती है
और कई किसानों की आय दुगनी करने के लिए आप कई योजनाओं को लॉन्च भी करते हैं। तो उसी में अब आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुए हैं, कई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए उद्यम भी स्थापित किए जा रहे हैं। तो उसमें आप कैसे किसानों को उस आत्मनिर्भर भारत में जोड़ रहे हैं और उनकी आय को दुगना करने के लिए बढ़ रहे हैं? और मैं ऐसा मानता हूँ कि देश और प्रदेश आत्मनिर्भर तभी हो सकता है जब हमारे किसान आत्मनिर्भर हो। किसानों के लिए बहुत से नए नवाचार हमारी सरकार ने किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प दोहराया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें काम करना है। मेरा विभाग स्वयं का आत्मनिर्भर रोड मैप पे हम लोग काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि रबी और खरीफ की फसल के आधार पर किसान आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। किसान आत्मनिर्भर तभी हो सकता है, किसान की आय दुगनी जभी हो सकती है उद्यानिकी के क्षेत्र में अधिक उत्पादन किसान भाई ले, तो निश्चित रूप से आय भी दुगनी होगी और किसान आत्मनिर्भर भी बनेंगे। तो सर, उद्यानिकी के क्षेत्र में जैसे आपने कहा कि वो किसान उद्यानिकी के क्षेत्र में आए, तो उसके लिए जैसे किन किन फसलों को लगाना चाहिए, किन फलों का उत्पादन करना चाहिए, इसके लिए आपकी क्या योजना है? मैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ कि मेरा भी प्रवास कई जिलों में हुआ है, अधिकतर जिलों में, प्रदेश के जिलों में हुआ है, और विभाग भी इस रोड मैप पे हम लोग काम कर रहे हैं। जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर किसान भाइयों को प्रेरित करने के लिए हम प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। उनको योजनाओं के बारे में विस्तार से भी जानकारी देने का काम उद्यानिकी विभाग कर रहा है, और विशेष तौर पर इस क्षेत्र में किसानों ने बढ़ चढ़ के भाग भी लिया है। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछली दफे कोरोना के वजह से कृषि के क्षेत्र में उद्यानिकी की फसलें भी प्रभावित हुई, और जिस तरह से जो संक्रमण का दच्छ हमारे प्रदेश और देश ने झेला, और ऐसी स्थिति में भी किसान भाइयों का निरंतर रकबा उद्यानिकी के क्षेत्र में बढ़ रहा है, और उद्यानिकी हर उत्पादन, हर फसल से किसान की आय में वृद्धि होगी। मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे वो सब्जी के क्षेत्र में, चाहे फलों के क्षेत्र में, चाहे मसाले के क्षेत्र में, किसान भाइयों की आय दुगनी करने के लिए उद्यानिकी के क्षेत्र की फसलों का रकबा जो निरंतर बढ़ रहा है, उससे हमारा किसान की आय भी ठीक प्रकार से, आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। और विशेष रूप से मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर कच्चे उत्पादनों की प्रोसेसिंग का काम तेजी से बढ़ रहा है, और फूड प्रोसेसिंग की योजना जो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग उन्नयन योजना के तहत 35% सब्सिडी का प्रावधान है। सरकार की ये सोच है कि किसान जो उत्पादन करता है, उत्पादन को सीधे बाजार में ले जाता है और या बिचौलियों को बेचता है, तो उतना मुनाफा किसान को नहीं मिल पाता है। सरकार की ये सोच है कि उत्पादन भी किसान करे, और किसान के परिवार में एक बेटा बेटी जो पढ़े लिखे, वो लोग प्रोसेसिंग के काम के क्षेत्र में आगे आए, सब्सिडी का लाभ ले, अपने खुद के उत्पादन की जब किसान भाई प्रोसेसिंग करेंगे, तो प्रोसेसिंग की जो इनकम मार्केट में जिस प्रकार से उनके भाव जो कीमत अधिक होती है, उस कीमत का भी लाभ हमारे किसान को मिलेगा। तो उत्पादन का भी फायदा, प्रोसेसिंग का भी फायदा, और सीधे सीधे मार्केट से जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। किसान आत्मनिर्भर बने, किसान परिवार खुद रोजगार देने वाला परिवार बने, इस रोड मैप पे सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से किसान जब दोहरी भूमिका में आएंगे तो हमारा किसान आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन इसमें फिर भी उद्यानिकी फसलों की जो पैदावार अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए जैविक खाद योजना होती है, और राइपनिंग के लिए उनको दूसरे प्रदेशों के लिए भी कई बार निर्भर रहना होता है। तो उसके लिए
आप क्या आपने योजना शुरू की है? देखिए, किसान भाई उद्यानिकी के पोर्टल पर जब जाते तो निश्चित रूप से जो योजना का लाभ कैसे मिलना चाहिए उसका पूरा स्वरूप उद्यानिकी के पोर्टल पर रहता है। जी। आपने रायपिंग चेम्बर की बात की। बुरहानपुर में केले का उत्पादन अधिक होता है। जी। वहाँ हमने रायपिंग चेम्बर के लिए भी किसानों को सब्सिडी देने का काम किया है। इसी प्रकार से आपने एक प्रश्न बहुत अच्छा किया कि जैविक खेती की तरफ। जी। तो ये बात भी सही है कि यदि हमें खुद स्वस्थ रहना है, परिवार को स्वस्थ रखना है, समाज को स्वस्थ रखना है, हमें अस्पताल नहीं जाना है, जी। तो हमें जैविक खेती की तरफ बढ़ना ही होगा। और जैविक खेती की तरफ हमारे किसान भाई धीरे धीरे बढ़ भी रहे। आपको यकीन नहीं होगा, जैविक खेती का उत्पादन मैं स्वयं करता हूँ। जी। वो आज से नहीं, मुझे 3 वर्ष से अधिक समय हो गया। जी। मिनिस्टर बने 2 साल नहीं हुए, मिनिस्टर बनने के पहले से ही जैविक खेती हम लोग कर रहे हैं। जी। जैविक खेती के बहुत बड़े फायदे हैं। जैविक खेती का उत्पादन जो होता है उसका बाजार में कीमत भी अच्छी मिलती है। और जो किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है इस क्षेत्र में, उनको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। जी। रजिस्ट्रेशन मेरा भी है, मेरे स्वयं के नाम से है। और उत्पादन भी बढ़ता है। और हमारी जो ज़मीन है, हम जैविक खेती का उत्पादन करेंगे तो एक तो उत्पादन भी अच्छा होगा और उसकी उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। हमारी मिट्टी हमेशा के लिए ताकत, उत्पादन के क्षेत्र में ताकत हमारी मिट्टी की बनी रहेगी। जी। और निश्चित रूप से मुझे कहने में ये प्रसन्नता है कि जैविक खेती के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी संख्या में किसान उत्पादन ले रहे हैं। और आगे चल के उत्पादन भी बढ़ेगा, रकबा भी बढ़ेगा और इस क्षेत्र में धीरे धीरे मध्य प्रदेश के किसान जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे और प्राकृतिक खेती की तरफ हमें बढ़ना ही है। मुझे खुशी इस बात की है कि किसानों की चिंता हमेशा हमारी राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी की है और इस पर काम भी प्रारंभ हो गया है कि जो किसान गाय पालेंगे, देसी गाय पालने पर उनको 900 रुपया महीना दिया जाएगा सरकार की तरफ से। वो अपने खाद से जैविक खेती का उत्पादन करें और शुद्ध दूध निकाल कर वो मार्केट में भी बेचें। तो इस प्रकार से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये दिशा में ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास बहुत सार्थक प्रयास है। तो सर, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे फिर और बात करते हैं।
तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और सर अब मैं जानना चाहूंगी कि उद्यानिकी के क्षेत्र में तो आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उद्यानिकी के क्षेत्र में जब हम नए पौधों की बात करते हैं, नए जो पौधारोपण के लिए आप किसानों को फलों के पौधे और ये सप्लाई करते हैं रेनी सीजन में, जब बरसात का वक्त आता है, तो उस समय नर्सरी से जब वो कई बार पौधे लेते भी, हो सकता है वो अच्छे उससे नहीं होते हैं, तो मतलब अच्छे से उनकी पैदावार भी नहीं होती, और कई नर्सरियों की हालत भी जीर्ण शीर्ण है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जैसी मुझे ये विभाग मिला, पहली बैठक में मेरे द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अब उद्यानिकी विभाग पौध नहीं खरीदेगा, खुद अपनी नर्सरियों में उच्च क्वालिटी के पौधे तैयार करेंगे। क्योंकि कई बार ये शिकायत रहती थी कि नर्सरियां हमारे पास हैं, उद्यानिकी विभाग, अच्छी पौध हम तैयार कर सकते हैं, तो हमें पौधे खरीदने की क्या आवश्यकता है। तुरंत रोक इस दिशा में लगाने के बाद आपको मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी 300 से अधिक नर्सरियां हैं, और कुछ नर्सरियां 116 नर्सरी हमने पीपीपी मोड पे दी हैं। मनरेगा की मदद से स्व सहायता समूहों के माध्यम से हमने नर्सरियों का उन्नयन करने का काम किया है, और स्थानीय जिस क्षेत्र में नर्सरी है उस क्षेत्र के किसानों को पूछ के हम उसी अनुसार, डिमांड अनुसार, किसानों की इच्छा के अनुसार, किसानों की किस क्षेत्र में रुचि है, कौन सी पौध किसान लगाना चाहते हैं, कौन सा फल का उनको पौधा चाहिए, इस प्रकार से उनको पूछकर हमने कार्य योजना तैयार करके उसी किस्म की पौधा वहाँ तैयार किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में किसानों को जो असुविधा न हो कि किसानों की चॉइस दूसरी है और किसानों को वो पौधे नहीं मिल रहे हैं। ये शिकायत पूरी तरह हम प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक जिला एक उत्पाद जो आत्मनिर्भर भारत के तहत वो एक योजना चल रही है, तो हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं? किन क्षेत्रों में हमारे जो एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि एक जिला एक उत्पादन की पहचान से एक तो जो भी व्यापारी इनको वो माल चाहिए, फलानी फसल का उत्पादन चाहिए, ऐसे मान लो टमाटर चाहिए, तो टमाटर के रूप में वहाँ के व्यापारियों को, लोकल और प्रदेश के बाहर के व्यापारियों को पता होना चाहिए कि टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में है। तो एक तो एक जिला की जो पहचान देने से व्यापारियों को भी व्यापार करने के लिए एक सुगम हम रास्ता कहेंगे, और उनको ये पता रहेगा कि हमें फलाने जिले में ये चीज़ मिलेगी जी। और लोकल फॉर वोकल वाली जो बात, फॉर वोकल को भी एक पहचान प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी। कुल मिला के फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी हमारा ये प्रयास है कि रोज खाने की उत्पादन अलग रहता है, प्रोसेसिंग का अलग रहता है, वैरायटी हमको चेंज करना पड़ी है कई जगह कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में प्रोसेसिंग के उत्पादन को भी बढ़ाना है और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने वाला उत्पादन भी हमें करना है। तो दोनों का संतुलन मिलाकर हर जिले में इस किसानों को इस प्रकार के लिए अवेयर किया जा रहा है कि लोकल की खपत के लिए भी आप उत्पादन करें और प्रोसेसिंग के लिए भी उत्पादन करें, जिससे प्रोसेसिंग के काम को भी नहीं कोई अवरोध पैदा हो। इस प्रकार से हर जिले की पहचान की गई है, और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उस वैरायटी का भी हमने चेंजिंग की है। नए नवाचार के तहत मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में पहली बार टिश्यू कल्चर की लैब तो कई निर्मित होंगी, टिश्यू कल्चर की ऐसी लैब निर्मित होने जा रही है ग्वालियर कि वो एरोपोनिक लैब है। उस एरोपोनिक लैब के माध्यम से ऐसा बीज तैयार किया जा रहा है बगैर मिट्टी के, हवा और पानी से बीज तैयार किया जा रहा है आलू का, और एक टिश्यू में से कम 50-60 आलू के बीज बनेंगे एक पौधा में से, और वो रोग रहित रहेंगे, न कोई उनके अंदर वायरस रहेगा। जब बीज हमारा रोग रहित रहता है, वायरस रहित रहता है, तो वो ताकतवर बीज होता है, शुद्ध बीज होता है। तो आने वाले समय में किसानों के लिए हमारा ये प्रयास है
कि आलू के उत्पादन के क्षेत्र में शुद्ध बीज हमारे प्रदेश के किसानों को मिले, और इसी प्रकार से हम ये संभावना तलाश रहे हैं कि जो जिलों को पहचान की गई है उन जिलों के उत्पादन के अनुसार एक नई तकनीकी के हिसाब से उनको नई पौध, नया बीज, अच्छी क्वालिटी का बीज उन किसानों को मिले, जिससे वो गुणवत्ता भी ठीक रहे, उत्पादन भी अधिक बढ़े। इस प्रकार से कई नए नवाचार हम एक जिला एक उत्पादन में करने जा रहे हैं। उद्यानिकी विभाग के बारे में आपने बताया कई नवाचार कर रहे हैं, कई नई टेक्नोलॉजी को आपने इंट्रोड्यूस किया है, नए बीज पैदा करने की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि उद्यानिकी विभाग हर साल एक चर्चा का विषय बन जाता है कि बीजों में घोटाला हो गया, कहते हैं कहीं नर्मदा किनारे पौधारोपण हुआ तो वो पूरे पौधे जिंदा नहीं रहे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बात सही है कि कई क्षेत्रों में बीज को लेके इस प्रकार की शिकायतें रहती थी कि जिस क्वालिटी का बीज किसानों को चाहिए उस क्वालिटी का न देते हुए कंपनियां दूसरा बीज थमा देती हैं। बिल्कुल। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर हमने लोगों की जांच भी कराई है और ब्लैक लिस्टेड भी कंपनियां की हैं। जी। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले किसानों को डायरेक्ट डीबीटी का प्रावधान था। हमारी सरकार ने, माननीय शिवराज जी ने इसको डीबीटी पिछली दफे किया था। हम इस वित्तीय वर्ष में कई बीजों के ऊपर, कई वैरायटी के ऊपर हम ये परीक्षण कर रहे हैं जी। कि हम डायरेक्ट इस शिकायत को समाप्त करने के लिए डायरेक्ट डीबीटी कुछ क्षेत्रों में हम करेंगे, जी। जिससे किसी को शिकायत का ये मौका नहीं मिले किसान भाई को, वो स्वयं अपना खुद बाजार से अच्छे चिन्हित जी। कंपनियों से उच्च क्वालिटी का बीज उनको मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। जी। तो सर अब मैं आपके दूसरे विभाग के बारे में जानना चाहूँगी, नर्मदा विकास प्राधिकरण के बारे में। तो इसमें सबसे पहला मेरा सवाल है, नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना जो शुरू हुई और उसके तहत नर्मदा का पानी शिप्रा तक पहुँचाया गया, और पहली बार तो सिंहस्थ के वक्त पहुँचाया गया था, लेकिन फिर भी अभी हम देखते हैं कि रेगुलर पानी नर्मदा से शिप्रा में नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे ये भी बताने में कोई संकोच नहीं है कि नर्मदा मैया के वजह से जी। हमारे मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में, जी। पेयजल के क्षेत्र में, जी। सिंहस्थ जैसे क्षेत्रों में एक मध्य प्रदेश को एक बड़ी पहचान मिली है। जी। शायद नर्मदा मैया न होती तो हम न तो कृषि कर्मण पुरस्कार की तरफ बढ़ते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा मैया का पानी किसानों के हर खेत तक पहुंचाने का प्रयास ईमानदारी से, और इसका परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। जी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा से छिप्रा में पानी पहुंचाने का काम बहुत ही कम समय में, अल्प समय में किया। तो देखिए, ये कहते हैं कि नेतृत्व की अगर नीयत ठीक है तो नीति भी अच्छी होती है। जी। नर्मदा मैया का पानी 2024 तक सरकार का जो प्रयास है, विभाग का जो प्रयास है, कुछ परियोजना हमारी पूर्ण हो चुकी हैं, कुछ परियोजना हमारी पूर्णता की ओर है, जी। कुछ परियोजनाओं पर काम चल रहा है, कुछ परियोजना के हमारे टेंडर भी कॉल हुए, कुछ परियोजना के टेंडर होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश की जनता के हित में नर्मदा मैया की एक एक बूंद पानी का उपयोग हमारे हिस्से का हम प्रदेश के हित में करेंगे। इसलिए नर्मदा जैसा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और मैं ये कहूँगा कि जो हमारे हिस्से का पानी है हम निश्चित रूप से 2024-25 के बीच में हम इसका पूरा उपयोग करेंगे। तो सर जैसे अभी नल जल योजना चल रही है, इस नल जल योजना में भी नर्मदा का पानी क्या आप उस योजना के तहत लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं? नर्मदा माँ की वजह से हमारे प्रदेश को बहुत विजन मिला है। जी। किसानी के क्षेत्र में भी, पेयजल के क्षेत्र में भी, उद्योगों के क्षेत्र में भी, उद्योगों के लिए भी हम नर्मदा मैया का पानी दे रहे हैं। जी। इंदौर के आसपास जो भी उद्योग क्षेत्र है, देवास के आसपास, वहाँ उनकी भी पूर्ति कर रहे हैं। और कई गांव ऐसे हैं जिनमें स्थानीय स्रोत नहीं है, तो नर्मदा मैया के
से पानी लाकर उन गांवों की पेयजल की समस्या हल करने का काम भी नर्मदा मैया के जल से हो रहा है। आने वाले समय में जो हमारे क्षेत्र में हमें जितना पानी का उपयोग करना हम करेंगे। जैसे आपने नर्मदा नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों के खेतों तक पहुंचा रहे हैं, उद्योगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि हमारा मध्य प्रदेश ज़रूर उन्नति की ओर अग्रसर होगा। और मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे जो किसान भाई हैं उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उद्यानिकी की तरफ कैसे बढ़े, और हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए आप उन्हें एक संदेश दीजिए। पहले तो आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसे मुद्दे इस समय उठाए और मेरे को जो प्रश्न पूछे वो सभी प्रदेश के हित में और किसानों के हित में थे। जी, मैं आपके माध्यम से या चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से ये आह्वान करना चाहूँगा, किसान भाई अपनी आय में वृद्धि करने के लिए, अपनी आय दुगनी करने के लिए, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए रबी और खरीफ की फसल के साथ साथ उद्यानिकी के उत्पादन भी अधिक से अधिक लें। उद्यानिकी के उत्पादन में जो भी सब्सिडी उद्यानिकी विभाग के माध्यम से दी जाती है उसमें कोई दिक्कत किसान भाइयों को नहीं आने वाली। हम हर योजना के माध्यम से जो सब्सिडी किसानों के खाते में भी पहुंचाएंगे और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट जी, हमारा प्रयास रहेगा उद्यानिकी विभाग से किसानों को मिले। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी किसान भाई आगे आए, यही हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि किसान जब सक्षम होंगे, किसान की आय दुगनी होगी, किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा प्रदेश और देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने हमें बहुत सी जानकारी दी और किसानों के हित में आपने बहुत सी योजनाएं शुरू की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम किसी और नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।